करेंगे और आपको साथ साथ वो 5 वीडियोस भी बताएंगे जिन्हें आपने अभी तक हमारे टॉप ट्रेंडिंग 5 वीडियोस बनाया है, इन्हें जो हमारे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वहां पर आपने लगातार आके इन वीडियोस को ट्रेंडिंग वीडियोस में बनाया है। आज का प्रोग्राम 5:30 बजे तक रहेगा। 5:30 बजे आपको सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलेंगे जहां से हमारा खुसूसी ट्रांसमिशन चलेगा जी। अब्दुल्ला आजम के साथ खुसूसी मुलाकात, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के बेटे हैं और गुज़श्ता दिनों जेल से छूट कर भी आए हैं। खुसूसी इंटरव्यू गुलिस्तान न्यूज़ के साथ किया, उस पर हम आपको लिए चलेंगे, आपको बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत और आजम खान के बारे में इंकिशाफ किया है। सब कुछ होगा 6 बजे तक, ये दोनों चीज़ें आपके सामने रहेंगी। लेकिन सबसे पहले 5 वीडियोस जिन्हें आपने अभी तक देखे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो ये है, टीवी पर आ गए हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा का इजलास चल रहा है, बजट इजलास चल रहा है। और राज्यसभा के अंदर आज एक तहरीरी सवाल के जवाब में वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की है और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अक्कासी करते हुए उनका मानना है कि साल 2019 से 26 जनवरी 2022 तक सूरत हाल पुरअमन ही रही है बमुकाबले में माजी के जब ट्रैकर्स को देखा गया है। और एदाद शुमार जब दे दिया गया तो कहा गया कि 440 के करीब मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं 5 अगस्त 2019 से 26 जनवरी 2022 के दरमियान, जब रियासत का खुसूसी दर्जा छीना गया, खुसूसी इख्तियारात खत्म हुए, 2 हिस्सों में रियासत बटी और अमन कानून की सूरत हाल पैदा हुई थी। और तब से लेकर अब तक लगभग 440 के करीब मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। न सिर्फ मिलिटेंटों के मारे जाने की तफसील सामने रखी गई, बल्कि यह कहा गया कि 541 के करीब मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, यानी वारदातें हुई हैं। उसके साथ साथ 98 सिविलियनों के मारे जाने की तस्दीक आज इस तहरीरी सवाल के जवाब में की गई है और 109 से ज्यादा सिक्योरिटी के जवान भी इस दौरान जामे शहादत नोश किए हुए हैं। ये तहरीरी सवाल का जवाब मैं पढ़ रहा हूं। इस दौरान प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान का भी सवाल पूछा गया था और उस तहरीरी सवाल के जवाब में कहा गया कि कुल मिलाकर 5.3 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो कमोबेश नुकसान ज़दा हुई है इन दिनों के दौरान, जिस दिनों का खुलासा 5 अगस्त से 26 जनवरी 2022 तक किया गया है। तो ये जवाब सवाल किसने पूछा था? सवाल पूछा था जी नीरज राज्यसभा के रुकन है नीरज डांगी जी, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया था और उसी तहरीरी सवाल का जवाब वजीर ममलिकत नित्यानंद राय की तरफ से ऐवान के सामने रखा गया। दूसरी खबर में जिसे सबसे ज़्यादा वायरल इस वक्त देखा जा रहा है वो है जनाब कुपवाड़ा से लोलाब इलाके में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती थी और उनके हमरा साबिक काबीना और पीडीपी के सीनियर लीडर नईम अख्तर अंद्राबी के अलावा कुछ और लीडर थे और मामला था अब्दुल्ला खान जो उनके साथी रह चुके हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर्स में गिना जाता है उन्हें, उनके घर ताज़ियत पुरसी का। और महबूबा मुफ्ती ताज़ियत पुरसी के लिए जाए और सियासी बात ना करे, शायद ये मुमकिन ही नहीं है। और बाहर आते आते ही अवाम से भी मुखातिब हुई चंद लम्हात के लिए, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। और सवालों का जवाब देते हुए जहां मौजूदा बजट जो कल मरकजी वजीर खजाना की तरफ से बजट पेश किया गया, इस पर बड़े सवाल या निशान खड़े करते हुए कहा कि मरकजी बजट के अंदर आम लोगों के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो उम्मीदें थी वो बर नहीं आई है। साथ साथ एक बार फिर उन्होंने इस बात की वजाहत की कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर और यूथ सदर वहीदुर रहमान परा की जो हालत जार है वो इंतहाई तशवीशनाक है। जमानत मिलने के बावजूद भी जिस तरीके से उसे बंद रखा गया है, पाबंदी सलासल किया गया है, ये सरीहन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। उन्हें उम्मीद है कि शायद उनकी सेहत की बुनियाद पर उनको रिहाई दी जाएगी ताकि उनका इलाज मुआवजा सही से किया जाए। तो ये जनाब दूसरी खबर थी महबूबा मुफ्ती की। और तीसरा मामला एक्सीडेंट का है जो आज सवेरे ही खबर सामने आई थी और जम्मू सूबे के पुंछ इलाके के अंदर ये तस्वीर सामने आई जहां पर सड़क का दिलदोज हादसा पेश आया और खुशकिस्मती इसमें यह रही कि 10 से 12 लोग इसमें ज़रूर ज़ख्मी हुए, ताहम इन ज़ख्मियों में किसी की हालत भी
नाजुक नहीं है, सारे स्टेबल है। मकामी अस्पताल इन्हें पहुंचाया गया। अब सूरत हाल जनाब, ये हादसा पेश क्यों आया? एक ये कि बर्फ जो गुज़श्ता दिनों गिरी थी उसको मुकम्मल तौर पर अभी हटाया नहीं गया है, कोहरा लगा है, और जिसकी वजह से गाड़ी पलटी और गाड़ी के अंदर सवार जो सिविलियन थे वो मजरूब हुए, जख्मी हुए। मकामी अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया, उनका इलाज मुआवजा करके उनकी रुखसती हुई है और 11 लोगों के जख्मी होने की खबर जो है वो वहां से आई। तफसील और तहरीर जो था वो पूरा हमारे सोशल मीडिया पेज पर था। और उसके बाद जनाब चौथी खबर, श्रीनगर के अंदर जो कल खबर इंतहाई दर्दनाक आई थी कि एक मासूम बेटी पर तेजाब छिड़का गया था और उसके बाद पुलिस की बर वक्त कार्रवाई हुई थी, जिसमें आज सुबह भी हमने आपको बताया था कि कुछ मुश्तबे अफराद की गिरफ्तारी हुई है। ताहम आज पुलिस ने साफ कर दिया कि मंसूबा बना कहां पर, मंसूबे का साथ किसने दिया और किस दुकान से इस एसिड को खरीदा गया जो सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी है, और किस क्यूटी का इस्तेमाल हुआ, किस व्हीकल का इस्तेमाल हुआ है। और पुलिस बयान के मुताबिक ये सारी चीजें जो है वो जब्त कर दी गई है और उन तीनों लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। एक वो दुकानदार जिसने एसिड को बेचा, इसके बावजूद कि पाबंदी है ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी, और इस तरीके से खुलेआम एसिड नहीं बेचा जा सकता है। दूसरा ये कि जो उस लड़के का हमराज बना, उसका साथ दिया एसिड फेंकने में, उसकी भी गिरफ्तारी हुई, और उस नौजवान ओबाश नौजवान की भी गिरफ्तारी हुई जिसने सिर्फ इसलिए ये कदम उठाया क्योंकि मंगनी से इनकार लड़की ने किया था। तो अब आप समझ सकते हैं हालात कैसे हैं, लेकिन पुलिस को दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई है। ताहम अब माना जा रहा कि इंतजामिया मुतहरिक है, सूबाई इंतजामिया, और सूबाई इंतजामिया ने एक बार फिर तमाम एसिड बेचने वाले लोगों से ये कह दिया है कि गाइडलाइंस के हिसाब से ही वो बेचे, और जो सेट गाइडलाइंस के बाहर होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और शायद कल से ये कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। और आखिर पर आप वजीर आजम को देख रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर 11 बजे अवाम के सामने आए, और जिस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की अवाम से मुखातिब होते हुए देश तक बात पहुंचाने की कोशिश की है और मुल्क के अंदर रह रहे लोगों को इस बात का इत्मीनान दिलाया कि बजट के अंदर जो कुछ भी किया गया है ये अवाम मुखालफ नहीं है। जिस तरीके से हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार शोर शराबा करते हुए कह रहा है कि अवाम मुखालिफ है, उनका मानना था कि अवाम के हक में बजट है और आने वाले महीनों में इसके असरात जो है वो ज़मीन पर भी दिखना शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जहां इस बजट ने आम लोगों का ख्याल रखा है, वहीं पर उन लोगों का भी ख्याल रखा है जो अभी भी बुनियादी सहूलियात से दूर है और उन तक ये सहूलियत पहुंचे, इसलिए हर मुमकिन कदम उठाया गया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या दीगर मामला जो नई स्कीमें मुतारफ कराने की बात कही गई है। तो वज़ीर आज़म की ये बात भी आज काफ़ी ज़्यादा वायरल थी, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स लिखे हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं बजट को लेकर। कुछ लोग इसके हक में थे, कुछ लोग इसके खिलाफ में थे, और ये बात तो आपकी थी, लेकिन हमने सिर्फ वो 5 वीडियोज़ आपको बताए जिन्हें अभी तक टॉप ट्रेंडिंग 5 वीडियोज़ माना जाता है। बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर जो है ये जम्मू कश्मीर से इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है और उस इजलास के अंदर कई अहम फैसले लिए गए हैं, जहां श्रीनगर और बडगाम के अंदर कुछ नई हाउसिंग कॉलोनियां बनने जा रही है और उस सिलसिले में 2318 कनाल जमीन की आइडेंटिफिकेशन करके है ये जमीन जो है दे दी गई है डिपार्टमेंट को, ताकि मजीद इसको आगे बढ़ाया जाए। वहीं पर डिस्कॉम और JKTPO के लिए 60 से ज्यादा नए पोस्ट को मुतारुफ कराने की भी बात कही जा रही है। इधर जब हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं तो ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टर जो सिर्फ 2 दिन पहले हमारे साथ लाइव ट्रांसमिशन में थे, उनके लिए एक राहत की खबर है। 50% वेवर जो पैसेंजर टैक्स का था उसको करने की बात भी सामने रखी गई है। यानी बड़ा अहम इजलास, और उस अहम इजलास के अंदर मजीद क्या क्या है एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सीधे आसिफ रशीद के पास चलेंगे, न्यूज रूम जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। आसिफ, सबसे पहले हाउसिंग वाला मामला, जहां पर यह बात कही गई कि 17 लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया श्रीनगर और बडगाम के अंदर, जहां पर हाउसिंग कॉलोनियां बनाई जाएंगी, और रियल एस्टेट का जो एक बड़ा मंसूबा था जो दुबई के अंदर भी डिस्कस किया गया,
उसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। क्या कुछ मंसूबा है, क्या कुछ सरकारी जराया अभी तक आपको बता पाए हैं? बिल्कुल इशफाक, आप देखेंगे तो इस मीटिंग में कई अहम फैसले हुए हैं। हालांकि 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, लेकिन जो फैसले हुए हैं, जो ऑन टेबल लिए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, उसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ट्रांसपोर्टर्स को राहत की खबर उनके लिए है। हो सकता है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स को भी आने वाले दिनों में राहत मिले, इससे जुड़ा हुआ फैसला हो। और तीसरी बात, जो आपने बिजली डिपार्टमेंट से या कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई है, उस पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है। पहले मैं कॉलोनीज के फैसले पर आऊंगा। काफी वक्त से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कह रही थी और जमीन की निशानदेही मुतअद्दिद मकामात पर की जा रही थी, चाहे वो श्रीनगर के अंदर हो और बडगाम के अंदर। इंतजामिया ने आज इस बात को तस्लीम किया है कि मुख्तलिफ एरियाज, हालांकि इस जो आज की मीटिंग है, इसमें बडगाम और श्रीनगर का जिक्र किया गया है कि मकानात की तलब काफी ज्यादा है। मकानात बनाने का जो रुझान देखा गया है वो काफी ज्यादा है और इस सिलसिले में हाउसिंग कॉलोनीज को आज के वक्त में तामीर करना जो सबसे बड़ा फैसला अपने आप में। और इसके लिए 7 अलग अलग गांव हैं, 17 मकामात ऐसे हैं श्रीनगर और बडगाम के साथ जुड़ने वाले, जहां पर इंतजामिया की तरफ से 2318 कनाल 8 मरले जमीन जिसकी निशानदेही हो चुकी थी, उसकी मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में जो मीटिंग हुई है, इन कॉलोनीज के लिए दे दी गई है। अब इन कॉलोनीज के बनने से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने क्या कहा कि 2318 कनाल 8 मरले जमीन 7 गांव को इस सर्कल में लाया जाएगा। श्रीनगर और बडगाम के इलाके हैं। एक तो ये कि जो इस वक्त स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स हैं, उनको बिलवास्ता इससे फायदा मिलेगा। दूसरा, मकामी सतह पर जो दुकानदार हैं, उनको उनका बिजनेस और ऊपर आएगा, कामकाज को फरोग मिलेगा। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया मानती है। तीसरी बात, इंतजामी सतह पर आज के वक्त में समाजी, इक्तिसादी और जो लोकल लेवल पर बिजनेस को ऊपर लाने का या बिजनेस हब बनाने का इंतजामिया कहती है कि उनकी तरफ से अब तक जो निशानदेही की गई है या इंतजामिया के पास जो फीडबैक है, उस तर्ज पर ये काम हुआ है, जिसके लिए जमीन की निशानदेही ऑलरेडी हुई थी। तो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको मंजूरी दे दिया। अब इन कॉलोनीज को तामीर करने के लिए इन 7 अलग अलग गाँव में जो जमीन 2318 कनाल 8 मरले है बडगाम और श्रीनगर के दरमियान, वो बनना शुरू हो जाएंगी। और मकानात की काफी ज्यादा तलब है, रुझान बड़ा है, डिमांड्स काफी ज्यादा है, ये इंतजामिया मानती है। अच्छा जी, आज एक चीज बड़ी सरकार बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, इसमें यह कहा गया कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इसका माकूल इस्तेमाल कैसे हो, उस पर एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगी। और साथ साथ सरकार का यह भी एक मंशा है इसमें कि इसमें जी रोजगार डेवलप होगा, यानी स्किल और अनस्किल लोगों के लिए रोजगार फराहम होगा और मार्केट की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि जब तामीर और तरक्की का काम होगा, जब मकानात बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है बड़ी चीजों की बढ़ेगी, जो इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है। क्या जिस सिमत में इसको लेने की कोशिश की जा रही है, ये कहां तक अभी आपको लगता है कि ये सही हो सकता है, जितनी उम्मीद इससे लगाई जा रही है? देखिए, जितना जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने किया है और उसके बाद ये बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया है श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को और जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड को, यानी दोनों यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। लेकिन जो बेसिक कम्युनिटीज या बेसिक फैसिलिटीज की आप बात कर रहे हैं, तो लफ्ज विलेज का इस्तेमाल करने का मतलब ये हुआ कि अगरचे मकानात की शहरों के साथ साथ वाले इलाकों में डिमांड काफी ज्यादा है, तलब काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद सहूलियात का अब भी फुकदान है। जो खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उनको बेहतर करने के लिए इन दोनों को कोई तय डेडलाइन तो नहीं रखी गई, लेकिन ये जरूर कहा गया कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर काम किया जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि जितना जल्दी हो सके श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड काम करेंगे और लोकल लेवल पर जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है, अभी तक मौका नहीं मिला था, उनको मौका मिलेगा, उनके लिए मौका। लेकिन अब एक और बड़ा मामला है, वो ट्रांसपोर्टर्स का भी बड़ा अहम इशू है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स लगातार ये रो रहे थे कि जनाब कोविड और कोविड के पहले की सूरत हाल, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया और उससे पहले जो पोस्ट फ्लड और प्री फ्लड की सिचुएशन थी, उसमें जो सबसे ज्यादा बंटाधार अगर हुआ है वो ट्रांसपोर्ट का हुआ है। और अब जो मेरे पास इतलात आ रही है कि फिलहाल 50% पैसेंजर टैक्स जो चार्जेबल था जी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, इस पर 50% की रियायत है या मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया गया? क्या कुछ पूरी खबर है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, ये कोविड के पिछले 2 सालों के दौरान आप देखेंगे तो कोविड-19 से काफी ज्यादा नुकसान ट्रांसपोर्ट शोबे को भी सयाहती शोबे की तरह हुआ है। और पूरी तरीके से जब सिस्टम ठप था श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर, तो हमने देखा कि मुसलसल लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने कई वफद भी मिले। उन वफूद की मुलाकात करने के दौरान 2 मुतालबात रहे थे। एक तो ये कि ट्रांसपोर्टर्स आज के वक्त में जिस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, या किराया बढ़ाया जाना चाहिए, चूंकि मुसलसल अब देख रहे थे तेल की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही थी, इन पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ रहा था। मुतालबा ये था कि पहले एक तो किराया बढ़ाया जाए, वो हमने देखा था कि जून जुलाई के बाद एक पेशरफ्त हुई थी,
33% तक किराए में इजाफा भी किया गया था, 30% भी बढ़ाया गया था, वहां पर राहत थी। लेकिन उसके बाद जो बड़ी डिमांड ये थी कि आज के वक्त में गाड़ियां अगर रिपेयर करनी है तो कहां से, जब बैंक पूरी तरीके से इस वक्त सर चढ़कर इन कारोबारियों के बोल रहे थे, या जो कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान हैं उनको एक तरफ से फौरी तौर पर जिनने लोन लिया था उनको कहा जा रहा था आप जल्दी से वापस कीजिए। डिमांड्स काफी ज्यादा थी बैंक की तरफ से, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन आज का एक बड़ा ऐलान अपने आप में यह है कि जो कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान हैं उन्हें जो टैक्स देते थे, वो पैसेंजर टैक्स हुआ करता था गाड़ियों का, उसमें 50% छूट देने का ऐलान आज की मीटिंग में फैसला लिया गया। यानी 2 दिन पहले मीटिंग हुई, 50% छूट का मतलब ये हुआ। अब इसमें यह भी है ना कि जिस कमर्शियल व्हीकल ओनर ने ये पेमेंट की थी उसके बारे में भी एक वजाहत है कि जनाब आपका ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपको अदर टैक्सेस के अंदर देने थे ट्रांसपोर्ट पर, उसको वहां पर हम एडजस्ट करके आगे बढ़ाएंगे। तो जरा फटाफट से तीसरे डिसीजन पर भी आइए, जहां पर हम मान रहे हैं कि पावर सेक्टर के हवाले से भी ये बड़ा डिसीजन है और पिछले कई हफ्तों से इस पर डिस्कशन चल रहा था और फाइनली अब मुहर लगी है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की इस पर। बिल्कुल, डिस्कॉम को यानी कॉर्पोरेशन जिसके तहत कह रहे हैं कि पूरा निजाम अब जम्मू कश्मीर के अंदर चलेगा, और जम्मू कश्मीर टीपीओ जिसे आप जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मकामी सतह पर भी और बाहर से आने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं सरमायाकारी के फरोग के लिए काम करती है। यानी उनके साथ मीटिंग्स के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कोई हिकमत अमली तैयार हो पाती है। लेकिन इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर कॉर्पोरेशन के अंडर जो पीडीडी डिपार्टमेंट काम कर रहा है या करने की तैयारी है पूरी तरीके से, आज के वक्त में जो अपराधी कुव्वत थी, मैन पावर थी, वो बहुत कम थी। उस खिलाफ उस गैप को पूरा करने के लिए इंतजामिया की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और 64 नई असामियां जो पूरी की जाएंगी डिस्कॉम के अंदर और जेके टीपीओ के अंदर, जिसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। और इसमें आप देखेंगे यूटी लेवल पर जो 64 पोस्टें हैं, इनमें 9 जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास रहेंगी। जम्मू कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन जेएंडके पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 16 असामियां पूरी की जाएंगी। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे आप केपीडीसीएल कहते हैं, जिस पर जिम्मेदारी काफी ज्यादा बिजली की फराहमी को लेकर है, इसमें 18 लोग कम थे, यानी 18 पोस्टें हैं, वो पूरी की जाएंगी। जम्मू कश्मीर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जेकेपीडीसी, इसमें 21 पोस्टों को पूरा किया जाएगा जो नई पोस्ट होंगी। और इनमें जो असामियां हैं वो किसके लिए? मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, लॉ ऑफिसर्स इनमें तैनात किए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को जिम्मेदारियां दी जाएगी। और जो हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट है वो ये भी बताता है सेक्रेटरीज, अकाउंट्स ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इन्हीं 64 लोगों में शामिल हैं जो आप जेके टीपीओ के अंदर और डिस्कॉम के अंदर पूरी की जाएगी। अब बड़ी बात इसमें यह है, यूनियन टेरिटरी इंतजामिया की तरफ से ये कही गई है, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं या पीआरओज हैं, बाकी लोग जिनकी 64 पोस्टें खाली पड़ी हैं आज के वक्त में, ये सिर्फ एक किसी में नहीं है, ये क्लियर कर दें हम। एक तो डिस्कॉम और इसके साथ साथ जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में जितने भी स्टेक होल्डर सरमायाकारी कर रहे हैं, चाहे वो बाहर से जा रहे हैं या लोकल लेवल पर जम्मू कश्मीर में, उनके साथ हाथ मिलाकर जो काम करने वाला जम्मू कश्मीर प्रमोशन ट्रेड फॉर्म प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है जेके टीपीओ, इसमें भी इन 64 पोस्टों को एडजस्ट किया जाएगा और 64 की 64 पोस्टें अलग अलग करके किस कॉर्पोरेशन को कितनी मिलेगी, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का जो डिसीजन आया है इसमें ट्रांसपोर्टर्स को राहत है, श्रीनगर और बडगाम के अंदर नई हाउसिंग कॉलोनियां बन रही है, इस पर हमने गुफ्तगू की कि क्या कुछ इसके अंदर है, और साथ साथ पावर सेक्टर के अंदर क्या कुछ जदीद कार्य की जा रही है सरकार की तरफ से, उस पर भी हमने बात की। फटाफट चाहते जी दूसरी बड़ी खबर की और दूसरी बड़ी खबर जो है वो जनूबी कश्मीर से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर आज सुबह ही सिक्योरिटी एजेंसीज को यह इत्तला मिली थी कि मिलिटेंट एक रिहायशी इलाके नएगाम के अंदर जो है वो छुपे हैं, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था। और अब की जो ताजा खबर इस वक्त सामने आ रही है कि एक मिलिटेंट मारे जाने के साथ ही ऑपरेशन के अंदर और सर्च ऑपरेशन जो अभी जारी है और आसपास के इलाके के अंदर भी सर्च ऑपरेशन को जो है वो शुरू कर दिया गया है। इधर जैनापोरा शोपियां के आसपास के इलाके के अंदर भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त शुरू किया गया है। तो बड़ी खबर ये कि शोपियां के अंदर जो झड़प चल रही थी उसमें एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, ताहम ऑपरेशन अभी भी जारी है। और उसके साथ साथ खबर यह भी है कि जैनापोरा के आसपास के इलाके के अंदर भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। तस्वीर जो है वो थोड़ी देर पहले की है कि किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मुकम्मल तौर पर इलाके के अंदर इस वक्त खामोशी है पिछले 1.5 घंटे से। सीधे चलेंगे जी साइट पर, एनकाउंटर मकाम पर, जहां से इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इरशाद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सुबह इंटेलिजेंस एजेंसीज को खबर थी ऑपरेशन शुरू हुआ है, एनकाउंटर में तब्दील हुआ, एक मिलिटेंट मारा गया। अब शाम होते होते क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात नांदीगाम इलाके के हवाले से आपके पास?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर बात किया जाए इस इनकाउंटर के हवाले से, रात के 8 बजे फौज को एक मुसद्दिक इत्तला मिली है कि नाजी गांव एरिया में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। मैं आपको बता दूं कि हालांकि अगर मैं बात करूं, जो इनकाउंटर है सुबह के 11 बजे ये स्टार्ट हुआ है। फोर्सेस को ये शक था कि इस गांव में मिलिटेंट थे, मगर फोर्सेस को ये पता नहीं थी यहाँ पे हाइड थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो मिलिटेंट बैठे थे, एक हाइड में बैठे थे, जो एक बगीचे में हाइड थी। सुबह के 11 बजे जो फौज की जो पार्टी वहां पे गई, तो मिलिटेंट ने उनके ऊपर फायर खोलकर अपनी मौजूदगी का सबूत दिया है। मैं आपको बता दूं, इस इनकाउंटर में अभी तक जो है एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर है, और मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन बिल्कुल इस वक्त जो है क्लोज हो चुका है। यही बताया जा रहा है, एक मिलिटेंट जो कि लोकल यहाँ शोपियान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, यही इसमें जो है मारा गया। और अगर बात किया जाए जैनपोरा का आवनेरी एरिया है, बिल्कुल इस वक्त यही खबर आई कि वहां पे भी फोर्सेस ने मुहासरा चलाया है, कि यही बताया जा रहा है कि वहां पे भी कुछ मिलिटेंट इस वक्त छुपे हो सकते हैं। जी गवर। अच्छा जी, बड़ा अहम मामला। सुबह जब ऑपरेशन शुरू हो रहा था तो जराए बता रहे थे 2 या 3 मिलिटेंट इस पूरे इलाके के अंदर है, और तलाशी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी थी। उसके बाद एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। जहां पर अभी ये ऑपरेशन चल रहा है और जहां पर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या ये पास पास के इलाके हैं या दूर दूर है आपस में? कितना फर्क है, फासला है? देखिए गवर, मेरे को बता दो, ये अलग अलग जगह है, जैनपोरा और ये। मैं अगर आज इनकाउंटर की बात करें, शोपियान में जो इनकाउंटर हुआ है सुबह, ये हेडक्वार्टर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर। अगर हम जैनपोरा की बात करें, जैनपोरा इस यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर। ये अलग अलग जगह है, और अलग अलग जगहों पे मैं आपको तो बता दूं कि जैनपोरा एरिया जो कि आवनीर एरिया है, वहाँ पे भी इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन बिल्कुल लगातार जारी है, और यही बताया जा रहा है कि वहाँ पे भी मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूं ही यहाँ से इनकाउंटर खत्म हुआ है, उसके फौरन बाद इस एरिया को जो है फौज ने वहां से मिलाकर तलाशी अभियान चलाया। जी गवर। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच जिला शोपियां के 2 अलग अलग जगह पर ऑपरेशन जारी है, और एक जगह से अब इरशाद ये बता रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके ऑपरेशन को क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला अभी तक इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सामने आ रही है। ताहम उसकी शिनाख्त अभी होना बाकी है, और सरकारी तौर पर प्रेस रिलीज होना भी जारी बाकी है अभी। अब बढ़ते हैं जी आगे। गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और यह नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए था जिन्होंने सरकार की जमीन को तो लिया, लेकिन इंडस्ट्री को सेटअप करने में या इंडस्ट्री चलाने में बुरी तरह से नाकाम हुए। उसके बाद हाई पावर कमेटी ने उस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लिया और कैंसिलेशन की नोट से कई इलाकों के अंदर थमा दी, और कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो जारी किए हैं। और जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इंडस्ट्रीज से वाबस्ता लोगों के अंदर हंगामा देखने को मिला। कुछ लोगों ने इसका खैर मकदम किया, और कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, पोस्ट और प्री हालात जो हमारे हैं 2019 के, उसके बाद ये डिसीजन लेना ये एक बार फिर कार्य ज़रब के बराबर है जी, जो किया जा रहा है। लेकिन जम्मू के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुख्तलिफ ताजर अंजुमनों की तरफ से, और उन्होंने हुकूमत के सामने भी मुतालबात रखे हैं। हमारे नुमाइंदे ने खसूसी तौर पर बात की है वहां पर, और जानने की कोशिश की है कि आखिर मामला क्या है और हल ये कैसे हो सकता है। जरा सुनिएगा इस गुफ्तगू को। मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जावेद जी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कल बजट सत्र जो है वो पेश हुआ है, और इसके साथ साथ इनकी कई सारी उम्मीदें थी, और इनका यह भी कहना है कि जो टेंडरिंग हुई थी उनको कैंसिलेशन किया गया है, और आज इन्होंने प्रेस वार्ता भी की है, और इसी सब पर चर्चा करेंगे। जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है JK 24/7 में। क्या पूरी बात है, और कल के बजट सत्र को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आज आपने जो प्रेस वार्ता की है उसका क्या मुख्य कारण था? कल का जो बजट, हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम थी, जो उन्हें कल का बजट जो हमने दिया था, मुझे नहीं लग रहा है कि इंडस्ट्री सेक्टर के लिए उसमें कोई कुछ था जी। हम तो, हमारे लिए तो उसमें कुछ हमें नजर नहीं आया। हाँ, कल हमने जो 35,000 से ज़्यादा 35,000 करोड़ से ज़्यादा जो बजट उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए दिया था, उसके लिए वो तो ठीक है। उसमें उन्होंने R&B सेक्टर, रोड्स के लिए था, या हमारे जो हमारे कश्मीर का लैक्स है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए उसमें कुछ नहीं था। लिहाजा हम चाहते, जब तक एक सेपरेट इंडस्ट्रियल पैकेज जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री के नाम पे ना आए, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की फूले और फलेगी। क्यों? हमारे पास एक दास्तान है, एक वजह है। आपको तो पता है मेरे छोटे भाई, पहले कश्मीर में सैलाब आ गया, फिर उसके बाद हमें दफ़ा 370 और 35A का मार आ गया, फिर कोविड का मार, आज की डेट में भी कोविड का मार अभी चल रहा है। तो लिहाजा कैसे फूले और फलेगी हमारी इंडस्ट्री, जब तक कि हमारा
जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है सेंटर में जो बैठी है, जब तक कि वो जम्मू कश्मीर के नाम पे एक स्पेशल पैकेज इंडस्ट्री के नाम पे नहीं देगी, मुझे नहीं लग रहा है तब तक इंडस्ट्री का कोई भला होने वाला है। साथ ही साथ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले जो आप बात करना मैं कर रहा था, वो रिगार्डिंग यही थी कि हाल ही में जो हमारे गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, जितनी भी हमारी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन थी उनको एक टाइम दिया गया 31 जून 2022 तक कि वो अपने कारखान चलाए। लेकिन साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट होगी मौजूदा हुकूमत से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जो यूनिट्स आपने कैंसिल की है उनको भी इस ऑर्डर में मेहरबानी करके लाइए, क्योंकि अगर इन्होंने उनको उस ऑर्डर में नहीं लाया तो वो कल की डेट में मजबूर वो 400-500 बंदे होंगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए और वहां से वो स्टे लाएंगे, तो फिर क्या होगा। लिहाजा हम चाहते हैं कि हम तो अपने बच्चे हैं ना, इनके इंडस्ट्री के बच्चे तो हम अपने हैं ना, हम ही तो बेरोजगारी दूर करने वालों में से है ना, तो लिहाजा हम सोतेली माँ के बच्चे तो नहीं है ना, हम अपने बच्चे हैं। लिहाजा अपने बच्चे सोच के मैं चाहता हूं कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक आवाज मेरी है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मेहरबानी करके आप जो हमारे ईमानदार चीफ सेक्रेटरी साहब है उसको एक बार आप डायरेक्ट कीजिए और एक ऑर्डर निकालिए कि इस ऑर्डर के अंदर वो कारखान वाले भी मेरे जो कैंसिल हुए वो भी यूटिलाइज हो सकते हैं इस ऑर्डर के अंदर। हां, अगर वो तब तक ये कारखाने वो स्टार्ट नहीं करेंगे फिर उस वक्त उनको भी आप कैंसिल कीजिए। सवाल यहां पर ये रहेगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कैंसिलेशन की गई है, मुख्य बिंदु क्या रहा कि कैंसिलेशन क्या कारण रहा, सभी ये जानना चाहते हैं कि कारण महत्वपूर्ण ये है कि कारण क्यों, क्या वजह रही। बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत को मैं ये बाखबर करना चाहता हूं कि वो जो ऑर्डर निकाले इन्होंने अपने टेबलों में रखे हैं, किसी को नोटिस सर्व नहीं हुई है, वरना ऑफिशियली इनको नोटिस सर्व होनी चाहिए, 3 नोटिस होनी चाहिए यूनिट होल्डर को सर्व एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगर कोई भी यूनिट होल्डर मेरा फेल होता है इंडस्ट्री चलाने में, उसको नोटिस सर्व होनी चाहिए। नोटिस इन्होंने सर्व नहीं की, इन्होंने खाली दफ्तर में बैठ के ऑर्डर बनाए और वो अपने टेबल पे रखे कि मेरे यूनिट होल्डर तक वो ऑर्डर नहीं पहुंचा। चलिए जनाब, ये तो बात थी उस फैसले की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया है और इससे इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज है। आज जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आवाज यही दी जा रही है थोड़ी सी राहत और हो ताकि हम भी दिखाएं कि हम भी इसी रियासत के रहने वाले। जनाब छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद